कैसे हैं आप लोग। एक नंबर, बढ़िया, ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार। ठीक है भाई। और आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। और चलिए, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़े अड्डा 6284 पे। और मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त यश कुमार। ऐसे प्यारा तो हूँ नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है भाई, वो है अपना एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है जी। आज इसी चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की, और बेसिक से बेसिक चीज़ से लेकर एडवांस तक जाने की। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, एसिड क्या होता है ज़रा देखिए। तो हमने क्या पढ़ रखा है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं ना। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अभी हेडफोन देख के भाई ऐसे मत समझ लेना मास्टर गाना सुन रहा है, तो ऐसा नहीं, मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ पे आवाज़ फ्रेश आता है, इसलिए कान में हेडफोन लगा रखा है। ठीक है भाई। चलिए, तो एसिड क्या होते हैं, सोअर इन टेस्ट होते हैं भाई। क्या होते हैं, सोअर इन टेस्ट। जब इसको टेस्ट करोगे ना, तो ये कैसा लगेगा आपको, खट्टा लगेगा। ठीक है भाई। और बेस कैसा होता है, तो बेस जो होते हैं बीटर होते हैं, बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। और साल्ट कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। तो हो गया ना भाई, आपका चैप्टर तो खत्म हो गया। एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गया, और मैंने तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब अपनी अपनी बैग लेते हैं और चलते हैं, अपना बनते हैं घर पे। रुक जाओ यार, इतना नहीं है, ये तो बहुत छोटे बच्चे के लिए है, जो 6 क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए। अभी जब 10th में जाओगे तो थोड़ा और एडवांस है, जब +2 में जाओगे तो और ज़्यादा एडवांस है। जितना आगे जाओगे उतना इसी में और ज़्यादा पढ़ते जाना है। ठीक है जी। तो देखिए, एसिड क्या होता है यार। ठीक है। एसिड के बारे में सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बताया, आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, उन्होंने क्या बोला कि एसिड जो होता है ना, जब एसिड को कभी, कोई भी एसिड है, इसको जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। ठीक है जी। कोई भी एसिड है, उसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे, पानी में घुल मिलाएंगे, तो वो क्या देगा, H+ आयन देगा। ये चीज़ कौन बताया, आर्हेनियस ने बताया। तो चलिए लिख लीजिए इसी को कि एन एसिड इज द substance which dissolve in water solution it dissociate and ionize भी बोल सकते हैं इसको, ionizes and it dissociate and ionize and release बोलो चाहे प्रोड्यूस बोलो। ठीक है, रिलीज बोलो चाहे प्रोड्यूस बोलो चाहे गिव बोलो, एक चीज़ है। एंड गिव्स H+ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर में ही H+ आयन रहेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। अब बोल क्या रहा है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में अगर घोलते हो ना, तुम पानी में डिजोल्व करते हो, मतलब पानी में मिलाते हो, तो क्या देगा, ये डिसोसिएट होता है। मतलब एसिड क्या होता है, टूटता है। एसिड अपने आप को तोड़ता है, और टूट के क्या रिलीज करता है या क्या प्रोड्यूस करता है, देता है हमको H+ आयन देता है। ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर। अब इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। बोल क्या रहा है, कोई HCl मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैंने, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड, इसको मैंने क्या किया, वाटर में कंबाइन किया। ठीक है, मतलब वाटर में डिजोल्व किया, तो उन्होंने क्या दिया, HCl H+ है ना, और क्या देगा, Cl-, यही देगा ना जी, कोई दिक्कत। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फिर दिक्कत लगेगा मुझे। तुम इसको इस तरह से लिख लो कि HCl को जब कोई एक्वस सॉल्यूशन में है, तो H+ एक्वस सॉल्यूशन में देगा और Cl- एक्वस सॉल्यूशन में देगा। ठीक है जी। अब ये HCl जो है, जब कोई एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। ठीक है जी। अब H+ आयन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब स्थिर नहीं रह सकता है। अब क्यों नहीं रह सकता है, जरा देखिए। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है ना। इलेक्ट्रॉन क्या, एक तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये कितना होता है, 1।
एक एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना, एक होगा, प्रोटॉन भी कितना हो, एक होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन बचा है इसके पास। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए ये क्या है, H प्लस जो है काफ़ी अनस्टेबल रहता है। तो H प्लस क्या करता है, H प्लस जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। और इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यही H प्लस जो है जो अनस्टेबल है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ये H प्लस आयन फिर एक दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मॉडिफाइड कर लेना कि जब कोई एसिड जो होता है उसको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है भाई, डिजोल्व किया जाता है वाटर सॉल्यूशन में, तो डिसोसिएट होता है H प्लस आयन्स एंड हाइड्रोनियम आयन लिख लेना। एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गया एसिड का, ठीक है जी। अब देखो ये तो हो गया एसिड के बारे में। अब इसी का एसिड का यहाँ पे और चलो हम देखते हैं बेस का भी इसी में क्या बोला, तो वो चीज़ें हम अभी नहीं बताएं क्योंकि आपके सीबीएसई में इस चीज़ें के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ें डिस्कस कर रहा है वही चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे। चलिए तो अभी बात करते हैं हम आपका बेस के बारे में, ठीक है जी। बेस क्या होता है, बेस के बारे में आर्यनियस साहब ने क्या बोला, तो लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द आर्यनियस साहब। अपने मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्यनियस साहब बोल रहा है, ठीक है। चलिए उन्होंने क्या बोला कि बेस जो होता है, कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब किसी वाटर सॉल्यूशन में इसको डिजोल्व किया जाता है तो बेस भी क्या होता है, डिसोसिएट होता है, बेस भी टूटता है और टूट के क्या बनाता है, OH माइनस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, OH माइनस, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी। अब इसी को थोड़ा भाषा में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, ए बेस इज द substance which dissolve in a water solution, it dissociate, ठीक है, and ionizes and डिसोसिएट बोलो, चाहे टूटना या आयनाइज होना या आयन के फॉर्म करना, ठीक है। दो आयन में ही बदलेगा, एक प्लस और एक माइनस में, एक केटाइन होगा दूसरा एनाइन होगा, या तो आयनाइज बोलो या तो टूट के, ठीक है। एंड रिलीज, रिलीज बोलो या प्रोड्यूस बोलो, है ना, प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बोला वही लिखाया हो ना, कोई दूसरा तो नहीं लिखा दिया ना भाई। मैंने क्या बोला कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व करोगे तुम, ठीक है, तो टूटेगा और क्या देगा, रिलीज क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। अब चलिए दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ये ले रहा आपके, ठीक है, NOH, इसको क्या बोलते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो Na प्लस में टूटेगा, ठीक है, और OH माइनस में टूटेगा। यही चीज़ें तो बोल रहा था, OH माइनस में बेस क्या होगा, किस में टूटेगा, OH माइनस में। OH माइनस को ही क्या कहा जाता है, OH माइनस को ही कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल, चलो और भी देखना है तो और भी देख लो, चाहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अगर इसको तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, K प्लस OH माइनस आयन, ठीक है जी। कोई भी ले लो, कोई भी बेस, इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और लेना है, एक और ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। इसको वाटर में मिलाओगे तो क्या देगा, Ca2 प्लस और OH माइनस। और लेना है, और बेस का एग्जांपल लोगे तो और ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है जी। इसको H2 में लोगे, डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, मैग्नीशियम 2 प्लस और 2OH माइनस आयन। तो आप क्या देख रहे हो, जितने भी बेस है सभी के सभी बेस क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है। हाँ जी ठीक, आप वही सोच रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई। तो यही था, ये आर्यनियस साहब ने बेस के बारे में बोला है।
अभी आप बने रहिए, अभी तो शुरू है, धीरे धीरे देखते जाइए। ठीक है। क्या बोला और साल्ट के बारे में क्या बोला। अब जो हम देखेंगे भाई, अभी क्या देखेंगे, ये सीड जो होते हैं, अब वो मैं पावर के आधार पे अभी बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। और वो कहाँ से मिलता है उसके बारे में अलग से देखेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो अलग मैं दिखाता हूँ बोर्ड पे। अभी जो है, अभी मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ के बारे में भी दो टाइप में एसिड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को माना गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को कहा गया है वीक एसिड, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जरा देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो ऐसा एसिड जो पूरा का पूरा कंप्लीटली H प्लस आयन देगा, ठीक है जी। अगर ऐसा एसिड जिसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे और कंप्लीटली 100% H प्लस आयन, ऐसे 100% तो कोई नहीं देगा, 99%, 99.9% दे लो, ठीक है। मतलब कंप्लीटली जो होगा पूरी तरह से H प्लस आयन देगा, तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड क्या होगा, पार्सली दे रहा है, मतलब 60-70 के 40 के एवरेज दे रहा है कोई बाइक समझ लो, ठीक है जी। तो वो वीक एसिड हो गया। अब दो बाइक है, एक पूरा माइलेज दे रहा है ना, 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जा रहा है, और एक वही बाइक है 1 लीटर पेट्रोल में 20 पे भी अटक जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसी के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कि एन एसिड दैट completely 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 release या completely gives, लिख लो सबसे पहले, completely gives H plus ions in water solution, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन। अब देखो इतना तो लिखना नहीं है, वो तो मैंने पहले ही लिख लिया है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, completely gives H plus ion in water solution। इसको एक और शब्द देता है, क्या कहा जाता है, गिव्स, ऐसे लिख लो, ये रिलीज, एक और वर्ड लिखा जाता है, रिलीज हाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन एक्वा सोल्यूशन, लिखो चाहे वाटर सोल्यूशन लिख लो, दोनों सेम ही, वाटर सोल्यूशन व्हेन इट डिजोल्व, ठीक है भाई। या तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब भी वही है और कंप्लीटली का मतलब ही वही है, ठीक है जी। दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो वो कौन सा एसिड है जो कंप्लीटली देता है या हाई कंसंट्रेशन में देता है, तो उसका एग्जांपल क्लियर, एक होता है HCl, अभी मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा जो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। अभी मैंने 3 लिखा है ये बोर्ड पे, ये तीनों तीनों जो है काफ़ी पावरफुल एसिड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी बंदे के शरीर पे अगर पड़ जाए तो उसकी स्किन डैमेज कर सकता है, और ज़्यादा दे दो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा मतलब रोका जाता है, सरकार द्वारा बैन है, ऐसे मिलता नहीं है दुकानों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे समाज में हानिकारक तत्व जन्म ले लेते हैं इसके कारण। चलिए, वीक एसिड क्या होता है, तो एन एसिड दैट पार्शली आयोनाइज या डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट इन वाटर सॉल्यूशन एंड गिव्स लो concentration of H plus ions in water solution, ठीक है भाई। कोई बड़ा चीज़ तो मैंने नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कि एसिड, वीक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो होता है जो पार्सली देता है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, पार्सली मतलब कम, या जिसको एक और भाषा लिखा है मैंने, लो कंसंट्रेशन देता है, मतलब अब मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या होता है, वही मैं बताऊंगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है जी, जिसकी हिंदी में बोलते हैं सांद्रता ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो चलिए, अब वो कौन सा एसिड है वीक एसिड, तो जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला क्या होता है, एक तो कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3, ठीक है जी।
दूसरा क्या होता है, एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, और एक और होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी है फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, एसिड CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। और अगर फॉर्मिक एसिड का लिखना हो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को कहते हैं HCOOH, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऐसे तो मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या कौन सा एसिड होता है, अभी लिखना है तो लिख सकते हो आप, एंट या बी में पाया जाता है, मधुमक्खी या चींटी में पाया जाता है। चींटी में थोड़ा लो कंसंट्रेशन होता है और मधुमक्खी में थोड़ा हाई कंसंट्रेशन होता है। जब हमारे वो नस में जाता है ना तो ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड डालता है, इसलिए हमको बी जब काटता है, मधुमक्खी जो कोई काटता है तो ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है मधुमक्खी के पास, ठीक है। बेस के बारे में, बेस भी सिमिलरली स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप में है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वही जो चीज़ मैंने बेसिक में देखा था कि कंप्लीटली H+ आयन देगा, जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो पूरा का पूरा H+ आयन देगा, OH- आयन देगा, सॉरी। और वीक एसिड, वीक बेस जो होता है वो क्या देगा, पार्सली OH- आयन देगा, ये लो कंसंट्रेशन जो OH- आयन देगा, ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए इस चीज़ को, क्या लिखोगे, ए बेस दैट completely dissociate in water solution and producing high concentration of OH- ion in a solution, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने कि बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आयोनाइज, या पूरा का पूरा टूटेगा वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है जी, और प्रोड्यूस करेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ठीक है, सिंपल। अब चलो इसका उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, क्या क्या होता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये दो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अभी वीक बेस देखते हैं, वीक बेस क्या होता है, तो वही पार्सली देगा जो मैंने एसिड में देखा था, वीक एसिड सेम बेस में भी होता है, तो ये बेस दैट पार्सली आयोनाइज एंड प्रोड्यूसिंग लो concentration of OH- ion in वाटर सॉल्यूशन, ठीक है भाई, जो क्या देगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, सिंपल सी बात है, और लो कंसंट्रेशन में OH- आयन देगा। तो एक एग्जांपल लिख लो, कौन सा ऐसा बेस है, एक तो है NH4OH, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एसिड और बेस का मैंने स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया था। अब जो हम देखेंगे दोस्त, वो हम देखेंगे एसिड को हम कहाँ से मिलता है, ठीक है, प्लांट से मिलता है कि एनिमल से मिलता है कि अर्थ क्रस्ट से मिलता है, और वो मिलता है तो कौन सा अर्थ क्रस्ट से मिलता है, कौन सा प्लांट से मिलता है, कौन सा एनिमल से मिलता है, उसके बेसिस पे हम एसिड को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या होगा उसके बेसिस पे, अगर देखिएगा तो दो टाइप में है, एक को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है जी।
ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड को कहा जाता है जो प्लांट से या किसी एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, टू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल। अब वो कौन सा एसिड है जो प्लांट से भी और एनिमल से प्राप्त होता है, तो जरा देखिए, अगर मैं प्लांट से पहला एसिड लिखूं तो लेमन, नींबू है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और लेमन जो है, और लेमन में कौन सा एसिड होता है ये भी पूछा जाता है, तो सिट्रिक एसिड है, और ये नाम याद रहना चाहिए आपको। दूसरा देखिए तो टोमेटो, ठीक है, टमाटर, ठीक है भाई। अब टमाटर में कौन सा होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, सिंपल से। टोमेटो के बाद अगर मैं एप्पल की बात करूं, सेब में, तो इसमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, अगर मैं अंगूर की बात करूं, ग्रेप्स की, तो उसमें क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, ग्रेप्स और टर्मेंड में एक ही एसिड होता है, टर्मिंड इमली। ठीक है, टार्टेरिक एसिड होता है। अगर टी की मैं बात करूं तो टी में एक टैनिक एसिड आता है, टैनिक एसिड। चलिए, और मैं बात करूं तो कर्ड, दही जो है, दही में कौन सा एसिड होता है भाई, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये पता रहना चाहिए आपको सभी का नाम और किस में क्या होता है। अगर चींटी में मैंने बताया भी था, चींटी हो चाहे बी हो, मधुमक्खी हो, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, और क्या रह गया, टोमेटो, चलिए एंट बी हो गया। ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ठीक है भाई, अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड का देखूं तो इनऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या आ जाएगा, कि ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो धरती के सतह से निकाला जाता है, ऐसी एसिड को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है भाई, और ये क्या क्या होते हैं, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी में मैं H2SO3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस ROS, सल्फ्यूरस एसिड। और एक क्या होता है H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई, नाम पता रहना चाहिए, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। दूसरा जो है HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार है, ये लास्ट है। और एक HNO3, ये भी है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब जो एसिड है भाई, ये सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है जो अर्थ क्रस्ट से हमको मिलता है। और ये जो मैंने लिखा है लेमन, टमाटर, हाँ एक और है जो मैंने नहीं लिखा है, ऑरेंज है। और आप लोग गेस करके बताओ कि ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है। ठीक है जी, तो ऑरेंज में जो होता है भाई, होता है भाई एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है जी, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है। चलिए, इतना हो गया, ठीक है भाई। चलिए, कि इतना खतरनाक एसिड है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर होना चाहिए। तो अब उस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है और किस तरीके से वो अपना साइन, मतलब किस तरह से वो अपना रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिड है कि ये बेस है। चलिए उसके बारे में ज़रा जानकारी लेते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, अभी हम इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, कभी गाड़ी चलाए हो, गाड़ी में क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं, राइट जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं। तो बगल में पीछे वाला को पता चल जाता है कि दायां जाएगा कि बायां जाएगा। ठीक है भाई, तो यही काम एसिड बेस में भी इंडिकेटर करता है। मतलब कि अगर वो कौन सा इंडिकेट करता है, कौन सा रंग और कौन सा कलर शो करता है, उससे डिपेंड करता है कि ये जो सोल्यूशन है मेरा एसिडिक सोल्यूशन है कि बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, इसके बारे में ज़्यादा वो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब पहला जो हम इंडिकेटर पढ़ेंगे, पहले तो देख लो हमारे घर का ही इंडिकेटर देख लो, है ना, जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हम ओल्फा फैक्ट्री कहते हैं, ओल्फा फैक्ट्री इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे घर में ही है, वो घर में कौन सा है भाई, तो सिंपल, पहले क्या है, ओनियन ले लो, प्याज। ठीक है जी,
अब प्याज को कट कर दो और कट करने के बाद आपने एसिड में डुबा दो और डुबाने के बाद फिर से उस प्याज को निकाल लो। अगर उसका गंध गायब हो गया तो मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर गंध गायब नहीं हुआ, जैसा प्याज का सुगंध है सेम वैसा ही सुगंध आ रहा है, ऑडर उसका स्मेल जो है ऐसा ही आ रहा है, तो मतलब कि वो एसिड है। तो ऑनियन का जो होगा स्मेल जो होगा, स्मेल डजंट चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है जी, एसिडिक सॉल्यूशन बट चेंज, इसी में लिख देता हूँ, चेंज इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों मैंने दो बार क्या लिखा ना, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसका स्मेल जो होगा चेंज कर जाएगा, एसिडिक में चेंज नहीं करेगा। तो सिंपल सा है, ये अल्फा फैक्ट्री हो गया। अब दूसरा जो होता है टर्मेरिक, हल्दी जैसे सुना होगा, तो टर्मेरिक जो है टर्मेरिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हल्दी जो होता है टर्मेरिक, तो वो क्या होगा, अगर आप एसिड होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का रेडिश ब्राउन कलर का रेड शो करेगा। किस में, एसिड में? नहीं भाई एसिड में येलो ही रहना है, हल्दी का जो ओरिजिनल कलर होता है वही रहना है एसिड में, ठीक है जी। लेकिन बेस में जो होगा, बेस में हल्का रेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये हल्दी के लिए है। अब ये तो है नेचुरल हमने देखा, अब केमिकल ज़रा देखते हैं, ठीक है भाई। केमिकल में पहला ले लो, ये भी सॉरी नेचुरल ही है, अब ये भी नेचुरल ही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ एक रह गया है लिटमस पेपर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है भाई, ठीक नहीं करेंगे। अभी आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो क्या होता है, एसिड में क्या होगा, तो अपने को क्या याद रखना है कि एसिड जो होगा, एसिड में ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लू से किस में होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस पेपर टर्न्स, ऐसे लिख लो, लिटमस पेपर टर्न्स टर्न्स ब्लू टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, तो लिटमस पेपर पेपर टर्न्स रेड, रेड इसमें रेड टू किस में हो जाएगा, रेड टू ब्लू इन एसिडिक, सॉरी एसिडिक नहीं होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई, बेसिक सॉल्यूशन। अब जो एसिड में हमने डाला है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। कोई एसिड एक गिलास है, इसमें क्या मैंने लिटमस का कोई पेपर डाल दिया, ठीक। अगर वो सॉल्यूशन किस में, ब्लू से रेड में हो रहा है, तो मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, हमारा एसिड है। दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है जी, ये रेड लिटमस पेपर जो है इसको मैंने यहाँ डिप कर दिया, ठीक है, अब इसमें डिप कर दिया। अगर ये रेड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, सिंपल से है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब दूसरा जो है एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल है मिथाइल ऑरेंज। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर आपके एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस। सॉरी, ये मिथाइल ऑरेंज का नहीं होता है कलरलेस, ये होता है फिनोल्फ्थेलिन का, क्या होता है, फिनोल्फ्थेलिन का, फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन में क्या होता है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कलर नहीं शो करेगा। लेकिन अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो है वो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिडिक में, एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में,
बेस में। ठीक है भाई, बस इतना चीज़ अपने को पता रहना चाहिए। ये हो गया, एक इंडिकेटर हो गया जिसको हम पहचानने का तरीका हो गया कि किस तरीके से हम एसिड और बेस का पहचान करेंगे। अब इसमें भी है, अब देखिए एक जो मेन जो है जिसका ज़्यादा यूज किया जाता है वो है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल, जिसके बारे में आप बात करेंगे हम। पी का मतलब होता है पोटेंज और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पोटेंज का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल। किसी भी एसिड में H प्लस आयन का पोटेंशियल क्या है वो बताता है पीएच स्केल पे। ठीक है, कितना जितना H प्लस आयन देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एसिड सारे के सारे क्या देगा? H प्लस आयन देगा, या तो हाइड्रोजन देगा या तो OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या चीज़ है, एक पीएच स्केल क्या होता है, एक अपना स्केल जो होता है वो डायग्राम बनाने वाला 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर उसी टाइप का होता है देखने में, बस उस पर कलर शो रहता है। ठीक है, बहुत सारे कलर रहते हैं, इस कलर में होगा तो ये हो जाएगा, इस कलर में होगा तो ये हो जाएगा, उतना नहीं जानना है। अभी अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना है, अपने को बस पता रहना चाहिए क्या है। इस तरह से पीएच स्केल है मान लो, अब ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ले लो, एक लाइन ले लो। ठीक है, पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, वैल्यू बीच में 7 कितना होता है? न्यूट्रल होता है। 7 कितना न्यूट्रल है, और 0 से स्टार्ट होगा एसिड। अपने को पता क्या रहना चाहिए, 0 से अगर 3 तक है, 0 से 3, इसके बीच में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। जितने भी HCl H2SO4 है ये इसी के बीच में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 से 7 के बीच में कौन सा आएंगे? वीक एसिड आएगा। ठीक है, ये पता रहना चाहिए अपने को। अब 7 से 10 है मान लो, ठीक है, तो 7 से 10 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा वीक बेस। ठीक है, वीक बेस यहाँ उल्टा है, 10 से 7 के बीच में वीक बेस, क्योंकि न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा जाएगा तो बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, और 7 पे जाने के बाद आपको पता ही न्यूट्रल हो जाना है। और 10 से 14 के बीच में रेंज में अगर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर। चलिए, अब क्या पता रहना चाहिए, ऐसे तो जरूरी नहीं है, एक चीज़ लिख लो कि पीएच स्केल जो होता है, पीएच का जो मान होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 का H प्लस। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा पीएच का मान बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा मान घट रहा है, सॉरी, एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा मान घट रहा है, ये होता है इसका मतलब कि H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, H प्लस का आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर H प्लस आयन देगा तब तो पीएच का मान घटेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ज़्यादा से ज़्यादा OH का मान आएगा तो फिर वो चला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस में। तो पीएच स्केल क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन का, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम हमको पीएच मान आएगा, और कम पीएच मान आएगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। ठीक है भाई, अब एक निकालने का वो फॉर्मूला होता है, वो आपको पढ़ना नहीं, लॉग H प्लस। ठीक है, ये भी पढ़ना नहीं है, चलो इसको छोड़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो चलिए, पहले जो मैंने पढ़ाया वो क्या था? पीएच स्केल पढ़ाया, इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया, हम बातें नहीं करेंगे, वीडियो देख लेना पीछे। ठीक है, चलिए भाई, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला रिएक्शन, अगर कोई एसिड है, अगर उसने किसी मेटल के साथ रिएक्शन किया फिर क्या बनेगा? ठीक है जी, और अगर कोई एसिड है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो फिर क्या बनेगा? आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व करता है, कौन सी गैस बनता है? तो देखो भाई, गैस क्या बनेगा? CO2 गैस, ये याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगा। जब कभी भी कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ये आपके बुक में प्रैक्टिकल में दिखाया गया है, डायग्राम बना के, इस तरह से डायग्राम, एक कंटेनर लेके और जाके। ठीक है, तो सब बातें नहीं करेंगे। और CO2 गैस किस तरह से पहचानते हैं? कोई भी लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है? लिखा रहता है लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, टर्म्स, तो हम पहचानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है।
दूसरा जो है कोई एसिड है किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है भाई। तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। सिंपल से है यार, सिंपल H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है जी। अब देखिए हमने कोई एसिड ले लिया, पहला तो इतना समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट अभी और देखें। मान लीजिए हमने कोई एसिड लिया HCl, कोई मेटल ले लो, कोई भी ले लो। अब ये नहीं कि पोटासियम ले लो, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, पोटासियम सोडियम, तो वो तो एटमॉस्फेयर में रखने के बाद ही आग पकड़ लेगा, तो उसको तुम रिएक्शन करवाओगे कैसे, बहुत वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलिए आपको क्या लेना है, जिसका रिएक्टिव सीरीज क्या हो, थोड़ा सा पोटासियम से और सोडियम से नीचे में आ रहा होगा। जैसे कि आप कैल्शियम ले सकते हो, आप और क्या ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, ठीक है। जैसे हमने जिंक ले लिया, ठीक। अब आपकी बुक में भी जिंक दे रखा है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेते हैं टुकड़े, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर HCl उसमें डालते हैं ना, लिखा हुआ एक पाइप से डाला जाता है, वो सारे हैं। चलिए उसमें टाइम नहीं हम लगाएंगे क्योंकि आपका रिविजन का समय है। तो Zn किसके साथ, Cl के साथ क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। आपको पता है हाइड्रोजन क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक से। तो जिंक क्लोराइड जो है एक टाइप का साल्ट है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 लगा लो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और प्लस में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है भाई। कभी भी कोई भी मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब दूसरा जो है, मैंने चाहे HCl ले लो चाहे Mg ले लो, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस बनाएगा। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ लगा लो 2, ठीक है। अब चलिए मैंने H2SO4 ले लिया, एक सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा जिंक ले लिया, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है जी। अगर मैग्नीशियम इसी तरह से ले लो, 2-4 रिएक्शन लिख दो, अब पता ही चल गया कैसे लिखा जाता है। मैग्नीशियम SO4 के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भाई साहब को बोलेगा साइड, ठीक है जी। तो इस तरह से बनता है। अभी बहुत आयरन लोगे तो आयरन सल्फेट बनाएगा आयरन। तो इस तरह से छोड़ो, इतना काफ़ी आपके एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा जो है, कोई एसिड है किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनाएगा भाई। तो देखो सिंपल सी है, अगर मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, ठीक। कोई मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। मेटालिक कार्बोनेट है, ये मेटल है कार्बोनेट है। कैल्शियम एक मेटल है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है, इसीलिए इसको मेटल कार्बोनेट कहा जाता है और इसको लिखा जाता है मेटालिक कार्बोनेट। चलिए कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा क्या बनाएगा, इसमें साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। ये जो होता है ये रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट का, इतना, ठीक है भाई। चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए 2-4 और लेना है तो और ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने। ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। अगर और लेना है तो और ले सकते हो, तुम HCl ले लो प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, Na2HCO3, ठीक है। ये क्या बनाएगा, NaCl सोडियम साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब सारे क्या है, आप क्या देख रहे हो कि जब कोई एसिड किसी मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या इवॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, ठीक है भाई। यही चीज़ अपने को था पहले से, Na 2 को इधर Cl एगो है भाई, तो ये कहाँ हो गया, H एगो 2 को 2 H हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खाली यहाँ 2 कर दो, 2 हो जाएगा और 2 यहाँ कर दो, हाँ, क्योंकि 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, 2 यहाँ क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन लगाने से 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है जी। और कार्बन एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यह बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। तो देख लो यार, ये हो गया अपना